बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर सप्लाई चेन की ABCD और एक अच्छी बात के साथ मैं मोहम्मद जियाद शेख हाजिर हूँ। आज जो हम सप्लाई चेन की 3 टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे वो हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कैपेसिटी के बारे में। उसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं CPOF, उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कैरिंग कॉस्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी क्या चीज़ होती है? कैपेसिटी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो अमाउंट ऑफ वर्क कोई भी एक वर्कर, कोई भी एक मशीन, कोई भी एक वर्क सेंटर, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करे, तो दैट इज़ एक्चुअली नोन एज देयर कैपेसिटी। कि ख़ास महदूद दौरानिए के दौरान, एक ख़ास वक्त के दौरान जिसके हमने डिफ़ाइन किया हुआ कि भाई इस वक्त से इस वक्त तक, उसके दौरान कोई भी वर्कर, कोई मशीन, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो आउटपुट जो है जो परफॉर्म करे, दैट इज़ एक्चुअली नोन एज कैपेसिटी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसको रेट ऑफ डूइंग वर्क से के नाम से भी जाना जाता है। इसी में एक चीज़, एक और कॉन्सेप्ट आता है कैपेसिटी अवेलेबल। कैपेसिटी अवेलेबल क्या होता है? कैपेसिटी अवेलेबल एक मेजरमेंट है कि एक रिसोर्स का एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, उसको मेजर करने के लिए हम कैपेसिटी अवेलेबल जो है वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। इसका लिंक जो है वो कैपेसिटी से ही। बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है CPOF, कैपेसिटी प्लानिंग यूजिंग ओवरऑल फैक्टर्स। एक नया कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब कैपेसिटी प्लानिंग यूजिंग ओवरऑल फैक्टर्स क्या है? कैपेसिटी प्लानिंग यूजिंग ओवरऑल फैक्टर्स और CPOF क्या है? एक टेक्निक है जो कि यूज़ होती है रिसोर्स प्लानिंग के लिए। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि किसी प्रोडक्ट फैमिली का अगर हमें एक यूनिट बिल्ड करना हो तो उसको बनाने के लिए हमें जितनी भी रिसोर्सेज चाहिए होती है, जो टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए किसी प्रोडक्ट फैमिली का एक यूनिट बनाने के लिए, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोडक्शन प्लान की क्वांटिटी से, ताकि हमें ओवरऑल रिसोर्स रिक्वायरमेंट पता चल सके। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। एक एग्जाम्पल ये है कि लेट्स से अगर आपने लेट्स से आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी है और आप जो है वहाँ उस ऑटोमोबाइल कंपनी में मोटरसाइकिल्स बनाते हैं, जो एक प्रोडक्ट फैमिली हो गई, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, कितने भी सीसी की हो, वो मोटरसाइकिल एक प्रोडक्ट फैमिली हो गई। इसी तरह गाड़ियाँ, चाहे वो कितने सीसी की हो, किसी डिज़ाइन की हो, वो एक प्रोडक्ट फैमिली हो गई। तो लेट्स से अगर आपको किसी गाड़ी का एक यूनिट बनाने के लिए, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी मॉडल, किसी भी सीसी की हो, तो वो एक यूनिट बनाने के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए उसको आप टोटल प्रोडक्शन प्लान क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे आप CPOF यानी कैपेसिटी प्लानिंग यूजिंग ओवरऑल फैक्टर्स निकाल सकते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? CPOF इज इक्वल टू total amount of resources required to produce 1 unit of a product family multiplied by production plan quantity, and that would yield the overall resource requirement. अच्छा, इसमें एक एहतियात क्या रखनी है कि इसको यूज़ वहाँ करना है जहाँ स्टेबल एनवायरनमेंट हो, जहाँ एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी या बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी ना हो, यानी बहुत ज़्यादा जो है उसमें चेंज ना आ रहा हो, स्टेबल एनवायरनमेंट में यूज़ हो। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि ये वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे रिसोर्स रिक्वायरमेंट अलाइन हुई हो प्रोडक्ट फैमिली के साथ, यानी कैलकुलेट हुआ हो कि एक यूनिट बनाने के लिए कितनी रिसोर्सेज डेडिकेट करनी होती है, तो वो सारी चीज़ें पहले से प्री अलाइन हो, तो उस जगह पे CPOF का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्या है? कैरिंग कॉस्ट। इसका ताल्लुक है इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल से। ये क्या है कैरिंग कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट ये होता है कि आप एक बार ज़्यादा ऑर्डर कर दें और वो इन्वेंट्री आपके पास आ जाए तो आपको उसकी कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ती है। अब कैरिंग कॉस्ट के काफ़ी सारे ब्रेकअप हैं। जो इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट होती है उसके काफ़ी सारे सब हेडर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं। तो कैरिंग कॉस्ट में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है कैपिटल कॉस्ट, कि यही पैसा जो कि आपने इन्वेंट्री में ले जाके डेडिकेट कर दिया है, इसको आप कहीं और भी यूज़ कर सकते थे। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स एज वेल। तो कैपिटल आपका जाके इन्वेंट्री में ब्लॉक हो गया। अब वो इन्वेंट्री में ब्लॉक है, जब तक वो फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं होगा या अगर वो फिनिश गुड है तो सेल नहीं होगा, तब तक वो आपका पैसा जो है वो ब्लॉक रहेगा। तो दैट इज़ एक्चुअली नोन एज कैपिटल कॉस्ट। और आप जो है इसको किसी और अपॉर्चुनिटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या है?
वन ऑफ द फ्लिप साइड ऑफ द कैरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग इज व्हाट, क्या आप जो है अपना कैपिटल ब्लॉक कर देते हैं, दैट इज नोन एज कैपिटल कॉस्ट, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द कैरिंग कॉस्ट। दूसरा क्या है, स्टोरेज कॉस्ट, कि जब आप इन्वेंट्री कैरी कर रहे होते हैं तो आपको उसको रखने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, और ये पैसे मज़ीद बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले तो जगह चाहिए होगी रखने के लिए, और ये पैसे मज़ीद कब बढ़ जाएंगे, जब ये टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट है कि आपको कोई रेफ्रिजरेटेड एनवायरनमेंट चाहिए, वो पेरिशेबल प्रोडक्ट है, तो अब आपको उसकी रेफ्रिजरेशन का खर्चा भी बर्दाश्त करना है, स्टोर करना है। तीसरी जो कॉस्ट इसमें आ जाती है वो आ जाती है रिस्क कॉस्ट। अच्छा, रिस्क कॉस्ट में काफ़ी सारी अगेन सब कॉम्पोनेंट्स हैं। रिस्क में आ जाता है इंश्योरेंस कॉस्ट, कि आपको उसकी इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। पिल्फरेज कॉस्ट, कि वो पिल्फर हो रहा है, कोई उसको क्या है, उसकी केसेस खोल के कोई चीज़ चोरी कर रहा है, या उसमें से कुछ कंपोनेंट जो वो चोरी हो रहे हैं, पिल्फरेज कॉस्ट। डैमेज कॉस्ट, कि इन्वेंट्री इधर उधर रखने में वेयर हाउस में जो है वो डैमेज हो गई कोई चीज़, तो वो भी एक कॉस्ट है। डिटोरिएशन कॉस्ट, कि वो प्रोडक्ट जो है वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी असली हैसियत खो रही है, उसमें कोई रस्टिंग, करोजन, जंग लग रहा है, ठीक है, फिटिंग हो रही है, कि वो मटेरियल झड़ रहा है, तो डिटोरिएशन हो सकती है, वो कॉस्ट। और इसके अलावा थेफ्ट कॉस्ट, कि चोरी हो गई चीज़, इन्वेंट्री चोरी हो गई, तो ये सारी की सारी चीज़ें। फिर इसके अलावा एक और सब कंपोनेंट और क्या हो सकता है, एक्सपायरी कॉस्ट, कि वो चीज़ एक्सपायर हो गई, एजिंग हुई इसकी, प्रोडक्ट बढ़ी रही काफ़ी अर्से, तो आखिर में वो एक्सपायर हो गई। तो कैरिंग कॉस्ट में ये तीन चीज़ें आ जाती हैं मेन, कैपिटल कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट और रिस्क कॉस्ट। और रिस्क कॉस्ट में सारी चीज़ें इंश्योरेंस, डैमेज, डिटोरिएशन, पिल्फरेज, थेफ्ट, एक्सपायरी, ये सब का सब जो है। या अगर आप थोड़ा सा अपैरल इंडस्ट्री में चले जाएं तो क्या है, फैशन इंडस्ट्री में चले जाएं तो आउटडेटेड, ठीक है, आउट ऑफ फैशन, ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती। तो ये है कैरिंग कॉस्ट। अब आते हैं हम आज की अच्छी बात की तरफ। आज की अच्छी बात के लिए मैं जो है वो बात करूँगा सूरह आले इमरान की 74वीं आयत है, आयत नंबर 74। और वो आयत क्या है, यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। बड़ी ज़बरदस्त आयत है। और इस आयत का तर्जुमा क्या है, इस आयत का तर्जुमा ये है कि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी ख़ास रहमत से अता करता है। हम सब अल्लाह ताला की रहमत के तलबगार हैं, मगर अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी ख़ास रहमत से अता करता है, नवाजता है उसको अपनी ख़ास रहमत से। और आगे क्या है कि वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, कि अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। यकीनन अल्लाह से बढ़ के फ़ज़ल वाला कोई नहीं है, और अल्लाह ताला ही सबसे बढ़ के फ़ज़ल वाला है। और वो अपने फ़ज़ल से, अपने करम से जिसको चाहे अपनी रहमत से ख़ास अता करे। तो रमज़ान का महीना है, और हम सब हमेशा, चाहे रमज़ान हो चाहे रमज़ान ना हो, हम अल्लाह ताला की रहमत के तलबगार हैं। और अल्लाह ताला अपनी रहमत से ख़ास जिसको अदा कर दे, तो जिसको वो अता कर दे ख़ास अपनी रहमत से, तो वो बहुत ही ब्लेस्ड इंसान होगा। तो ये अगेन एक दुआ है जो कुरान शरीफ से हम अपने लिए भी कर सकते हैं, कि अल्लाह ताला हमें भी उन ख़ास लोगों में जो है वो शामिल कर ले जिनको वो अपनी ख़ास रहमत से अता करता है, और अपने फ़ज़ल से हमें भी नवाज दे। तो इन अल्फाज के साथ मैं आज आपसे फिर इजाज़त चाहूँगा। कल फिर हाजिर होंगे सप्लाई चेन की ABCD और एक अच्छी बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।